नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 21 जुलाई 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का स्लम्स से संबंधित। स्लम्स यानी झुग्गी झोपड़ी क्यों डेवलप होती हैं किसी भी सिटी में, क्या रीजन्स हैं और कैसे इस इशू को एड्रेस किया जा सकता है। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज से संबंधित। देखो, आज के समय में जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी में ना एक चीज़ पे फोकस होता है, कौन सी लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा है, जबकि होना इस चीज़ पे डिस्कशन कि कैसे लैंग्वेजेस से एम्पावरमेंट हो सकता है। तो लैंग्वेज क्वेश्चन को रीफ्रेम करने की आवश्यकता है। हम डिस्कस करेंगे ये पूरा इशू। और तीसरे नंबर पे यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने ना टीआरएफ जो टेरर ग्रुप है पहलगाम अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसे एफटीओ की लिस्ट में डाला है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाला है। तो इसके क्या मायने हैं, यूएसए कैसे डबल स्टैंडर्ड शो कर रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्लम्स से संबंधित है। स्लम्स का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। और आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 1 में जो अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ना थोड़ा बेसिक्स की बात करते हैं। किसी भी शहर में आपने स्लम्स देखे होंगे, जैसे मुंबई में धारावी की स्लम्स। स्लम्स मतलब हम लेमन लैंग्वेज में झुग्गी झोपड़ी कह देते हैं। रेलवे पुल के नीचे या फिर नदी नाले के आसपास ये झुग्गी झोपड़ियाँ आपने देखी होंगी। स्लम्स बनती क्यों हैं किसी भी सिटी में, स्लम्स क्यों बनते हैं किसी भी सिटीज़ में, ये देखो एक्सप्लेन किया जा सकता है मार्केट फेलियर थ्योरी के द्वारा। कैसे? देखो, आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है ना, जैसे मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे ना लैंड के दाम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। घर बहुत मुश्किल से मिलता है, घर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, एक्सपेंसिव होता है घर लेना। तो ना मार्केट फेल हो जाती है सबको घर प्रोवाइड करने में। तो फिर ना रियल एस्टेट की ना इल्लीगल मार्केट डेवलप हो जाती है। इल्लीगल मार्केट, पुल के नीचे, नदी नालों के आसपास इल्लीगल ढंग से लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चूंकि देखो मार्केट फेल हो गई लीगल तरीके से सबको सस्ता घर प्रोवाइड करने में, इसलिए अल्टरनेटिव लोग खोजने लगते हैं और इल्लीगल हाउसिंग अरेंजमेंट्स पनपने लगती हैं। इसी वजह से ये स्लम्स डेवलप होते हैं। तो ये किसका नतीजा है? मार्केट के फेल होने का नतीजा है। अब स्लम्स में आपको पता है लाइफ बहुत ज़्यादा खराब होती है। आपने देखा होगा धारावी स्लम्स की वीडियोस बहुत सारी आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। वहाँ पे पानी नहीं मिलता, कंटामिनेटेड वाटर मिलता है, पानी जमा रहता है, निकासी नहीं है, जिसकी वजह से अनेकों तरह के रोग फैलते हैं, जैसे कोलेरा, मलेरिया, ये सब। इसके अलावा बिजली नहीं आती और वहाँ पे देखो बहुत तरह के क्राइम होते हैं। स्लम एरियाज़ में जो बच्चों की परवरिश होती है बहुत ख़राब ढंग से कई बार परवरिश होती है, क्योंकि आस पड़ोस में माहौल कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कोई मेल पर्सन जो है वो शराब पीकर आता है, अपने परिवार वालों को पीटता है, गाली गलौज। बच्चा फिर देखो यही सब सीखता है और यही सब सीख कर जब वो बड़ा होता है तो वो भी कई बार क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हमने ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सरकार बदली है ना, उसके बाद देखो दिल्ली में ना बहुत तरह के स्लम्स को ना डिस्ट्रॉय किया गया है, इंक्रोचमेंट को हटाया गया है। तो तब से ये इशू काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, खास करके दिल्ली में। देखो, एक तरफ जहाँ स्लम्स पॉवर्टी का तो सिंबल है कि हाँ भाई गरीबी है, इस वजह से स्लम्स डेवलप हो गए, लेकिन इसके साथ साथ ना किसी भी सिटी में स्लम्स का डेवलप होना और भी बहुत कुछ हमें बताता है गरीबी के अलावा। क्या हमें बताता है? पॉलिसी फेलियर, किस प्रकार से सरकार फेल हो गई है, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक से नहीं निभा पाया है, ये भी हमें पता लगता है स्लम्स के डेवलप होने की वजह से। जब देखो स्लम डेवलप होती है ना किसी भी सिटी में, तो ना उस सिटी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि स्लम की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है, स्लम की वजह से ट्रैफिक कंजेशन होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिटी के लिए भी इमर्ज होकर आती हैं स्लम्स की वजह से। और हमारे देश में देखो ऑलमोस्ट आधी अर्बन पॉपुलेशन स्लम में रहती है, हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है। अब देखो, आप में से ना कुछ लोग ये सोचते होंगे कि स्लम जब किसी एरिया में डेवलप होती है तभी तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना, ताकि ज़्यादा
इलीगल ढंग से लोग घर ही ना बना सकें, ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी बनी ना सकें, तभी के तभी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कंप्लीट स्लम बनने ही नहीं देना चाहिए। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार को बनने ही नहीं देना चाहिए ना स्लम को। एक बार बन गया तो फिर हटाना मुश्किल होता है। लेकिन ना राइटर कहते हैं अथॉरिटीज़ भी ना हमेशा डायलेमा में रहती हैं। उनके सामने ना दो चॉइसेस होती हैं। एक तो स्लम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, सरकार की ज़मीन पे एंक्रोचमेंट होने ही नहीं दिया जाए। दूसरे ना उनके मन में भी ये आता है कि यार गरीब लोग हैं, फिर रहेंगे कहाँ पे, उनके लिए तो रहना पॉसिबल ही नहीं है, वो कहाँ पे जाएंगे। इसलिए काफ़ी बार ना वो थोड़ी लैक्स अप्रोच अपनाते हैं, ढीली ढाली अप्रोच अपनाते हैं, इसलिए स्लम डेवलप हो जाता है। राइटर बोलते हैं यार तुम ना प्रॉब्लम को ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हो, या तो स्लम्स को रहने दो या फिर स्लम्स को डिस्ट्रॉय करो। तुम प्रॉब्लम के रूट काज पे नहीं जा रहे हो। प्रॉब्लम का रूट काज क्या है? प्रॉब्लम का रूट काज है हाउसिंग यूनिट्स की कमी। मतलब लीगल मार्केट में लोगों के पास में सस्ते घर अवेलेबल ही नहीं है खरीदने के लिए, तभी वो स्लम्स डेवलप होते हैं ना। तो आप इस रूट काज को एड्रेस करो ना। अब इस रूट काज को आप एड्रेस करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आज की आज ये एड्रेस हो जाएगा। आप इसको एड्रेस करने जाओगे आपको 5-10 साल लगेंगे, इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कहीं से तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो आज वो सही समय है स्टेप लेने का। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ है ना, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, इनको एक्सपेंड किया जाए। और एक्सपेंड किया जाएगा, नए घर बनेंगे तो स्लम में जो रहने वाले जो लोग हैं वो नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो ये सॉल्यूशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज़ ना बहुत एक्सपेंड हो चुके हैं और इन पे और ज़्यादा बर्डन आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज़्यादा दिक्कत आएगी इन सिटीज़ पे। इसलिए ना आप इन बड़े सिटीज़ को एक्सपेंड मत करो, आप ना नए सिटीज़ इस्टेब्लिश करो, नए शहर आप बनाओ, या फिर जो एग्जिस्टिंग छोटी छोटी सिटीज़ हैं ना आप उनको एक्सपेंड करो। उनको भी नई सिटीज़ बोला जा सकता है क्योंकि वो अभी डेवलप ही नहीं हुई हैं। समझ रहे हो? मतलब पुरानी बड़ी सिटीज़ को एक्सपेंड करने के बजाय जैसे दिल्ली मुंबई, आप छोटी छोटी सिटीज़ को एक्सपेंड करो या फिर आप नई सिटीज़ इस्टेब्लिश करो। जैसे गिफ्ट सिटी है गुजरात की। 2014 में ना सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था। शुरुआत में सरकार ने फैसला किया था हम 100 नए सिटीज़ बिल्ड करेंगे, बट बाद में सरकार को समझ में आया कि यार इतना तो पैसा नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है 100 नई सिटीज़ इस्टेब्लिश करने का, तो ये तो इम्पॉसिबल मिशन हो जाएगा। फिर सरकार ने डिसाइड किया कि एग्जिस्टिंग जो 100 सिटीज़ हैं ना उन्हीं को स्मार्ट बनाया जाएगा। तो राइटर यहाँ पे अपना तर्क देते हैं। राइटर बोलते हैं ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना कि पैसे नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ये सब घटिया आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे देश में ना फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन रहता है। जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो भी यूज़ नहीं होते, और कैपेसिटी तो हमारे देश में इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में। कुल मिला के राइटर बोलते हैं हम ना लैंड को, लेबर को, कैपिटल को और ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लानिंग वगैरह, इन सब को ना हम बेस्ट ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है। लैंड के प्राइसेस देखो कितने ज़्यादा है हमारे देश में। लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उस एक्ट में हमें फेरबदल करने की आवश्यकता है। लैंड के प्राइसेस ना स्पेकुलेशन की वजह से ज़्यादा हैं। बहुत सारा ब्लैक मनी लैंड मार्केट में लगा है, इस वजह से लैंड के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो राइटर का सॉल्यूशन ये है, देखो अभी ना हमारे देश की टॉप 10 जो सिटीज़ है ना, बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली मुंबई, इनमें ना देश के लैंड का सिर्फ 0.2% है। बाकी लैंड तो देखो बाहर ही है ना, उनको हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते? हमारे देश में तो अभी सिर्फ 35% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है, जबकि डेवलप कंट्रीज़ में तो 75% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है। तो आने वाले समय में हमारे देश में और ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहेगी। तो हमें पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है, हमें नए सिटीज़ बनाने की आवश्यकता है। नए सिटीज़ बनेंगे तो कैसे फ़ायदा होगा आप खुद देखिए। जैसे देखो मान लीजिए चेन्नई सिटी है, चेन्नई सिटी तो पूरी तरह से अब सैचुरेट हो चुकी है। अब चेन्नई सिटी से मान लीजिए 200-300 किलोमीटर दूर रूरल एरिया जो है ना, वहाँ पे नई सिटी डेवलप होती है। अगर चूंकि रूरल एरिया है 200-300 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी,
पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी तो अभी लैंड के दाम भी उतने ज़्यादा नहीं है, तो ना यहाँ पे लैंड के दाम कम हैं तो नई फैक्ट्रीज डेवलप हों, सरकार ऐसा पॉलिसी फैसिलिटेट करे कि थोड़ा इंसेंटिव हो। अगर यहाँ पे फैक्ट्री इस्टाब्लिश होती है तो नई नई फैक्ट्रीज यहाँ पे इस्टाब्लिश होंगी, तो लोग चाहिए फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो पॉपुलेशन कम है। तो फिर जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ है ना, जैसे चेन्नई, वहाँ पे स्लम में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो फिर 200-300 किलोमीटर दूर आके नई सिटीज़ में काम कर सकते हैं एज ए लेबर, तो उनको वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो हर तरफ से बढ़िया है। नई सिटी डेवलप होती है तो एग्जिस्टिंग सिटीज़ में स्लम में रहने वाले लोग वहाँ पे नई सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पे उनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्योंकि नई सिटीज़ प्लानिंग से चलेगी, प्लानिंग से बनेगी, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जो पुरानी सिटीज़ हैं वो थोड़ी डीकंजेस्ट हो जाएंगी। हमें सॉरी, हमें नई सिटीज़ चाहिए, हमें ज़्यादा सिटीज़ चाहिए। हम बोलते तो हैं अर्बनाइजेशन हमारे देश में बढ़ रही हैं, लेकिन ज़्यादा सिटीज़ नहीं बन रही हैं उस बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन को एकोमोडेट करने के लिए। तो ये राइटर का सॉल्यूशन है, और राइटर बोलते हैं ये सॉल्यूशन देखो ओवरनाइट नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता, 5-10 साल आपको चाहिए, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप स्लम्स को डीकंजेस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत ना काफ़ी राज्यों में जो ये कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है कि लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन ही खराब है कि लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा है, किस लैंग्वेज को इम्पोज करना है। इस क्वेश्चन को ना रीफ्रेम करने की आवश्यकता है। कैसे? अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से, जीएस पेपर 2 है, 3 नहीं है, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में ना सैमुअल पी हंटिंगटन का ना एक कंसेप्ट दिया जाता है। सैमुअल पी हंटिंगटन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ना चेतावनी दी थी, अगर देखो सोसाइटीज़ में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है और अगर उस समाज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो उस बदलाव को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर ना डेवलपमेंट नहीं आता, फिर डिसऑर्डर आता है। समझे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, किसी भी समाज में तेज़ी से बदलाव आता है ना, तो उस बदलाव को हैंडल करने के लिए जो संस्थान है ना, वो संस्थान भी मैच्योर होने चाहिए। अगर बदलाव तो तेजी से आ गया लेकिन संस्थान मैच्योर नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट की जगह डिसऑर्डर आएगा। खास करके भारत जैसे राज्यों में जो पहले कॉलोनीज थे, पोस्ट कॉलोनियल ईरा में ना, यानी आज़ादी मिलने के बाद में भारत जैसे देश बहुत तेजी से ना मॉडर्निटी की तरफ यानी आधुनिकता की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर देखो वही बात हमारे देश में संस्थान जैसे जुडिशरी है, संस्थान जैसे मिनिस्ट्रीज हैं, अगर ये संस्थान मैच्योर नहीं है ना, तो फिर जो तेजी से बदलाव आ रहे हैं वो देश को एकजुट करने के बजाय, यूनाइट करने के बजाय देश में टुकड़े कर देंगे ये बदलाव। अब साफ तौर पे यहाँ पे जो जिक्र है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है। अब वैसे तो देखो ये पॉलिसी एक बोल्ड स्टेप है जिसमें 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला की बात कही गई है कि बच्चों को ना 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएं। एक तो देखो लोकल लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज, दूसरी भारत की कोई दूसरी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हिंदी, संस्कृत, जैसे मतलब अगर मान लीजिए तेलुगु स्टेट है तो तेलुगु लैंग्वेज पहली रीजनल लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज, दूसरी कोई दूसरी इंडियन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल हिंदी या संस्कृत, तीसरी इंग्लिश। तो इस प्रकार से 3 लैंग्वेज ये फॉर्मूला है। लेकिन ये भी बोला गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि ना धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट देखो ऐसा हो नहीं रहा है। कई सारे राज्यों में ना बहुत फोर्सफुली इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसलिए वो सैमुअल पी हंटिंगटन की जो थ्योरी है वो यहाँ पे सही साबित होती है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है, मॉडर्निटी की तरफ इंडिया को ले जा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के बजाय ना डिसऑर्डर आ रहा है, देश टूट रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन सी लैंग्वेज को इम्पोज किया जाए, इसकी बजाय क्वेश्चन ये होना चाहिए कैसे लैंग्वेजेस इंपावर कर सकती हैं स्टूडेंट्स को। जब ये क्वेश्चन आएगा ना कैसे लैंग्वेजेस की सहायता से बच्चों को ज़्यादा फायदा होता है, तब जाके हम गवर्नेंस पे फोकस कर पाएंगे, तब जाके हम पॉलिटिक्स से दूर जाएंगे। अभी तो देखो
कौन सी लैंग्वेज इंप्लीमेंट करनी है, कौन सी लैंग्वेज इम्पोज करनी है, तो इस क्वेश्चन से पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये हो कि कौन सी लैंग्वेज से बच्चों को फायदा होगा, कौन सी लैंग्वेज से बच्चे इंपावर होंगे, तो फिर हम गवर्नेंस पे फोकस कर पाएंगे और पॉलिटिक्स को दूर कर पाएंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं, कहने को देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना चॉइस दी गई है राज्यों को कि आप अपनी मर्जी से 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला में लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। राइटर बोलते हैं चॉइस देखो किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि देखो मान लीजिए तेलुगु राज्य में, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में तीसरी लैंग्वेज के तौर पे हिंदी चूज की गई या दूसरी लैंग्वेज के तौर पे हिंदी या संस्कृत चूज की गई। अब देखो वहां पे चूज तो कर ली गई हिंदी संस्कृत, लेकिन हिंदी या संस्कृत के टीचर्स ही नहीं है, रिटायर्ड टीचर्स को बुलाना पड़ रहा है, हिंदी या संस्कृत पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं है, फंडिंग नहीं है, अनट्रेन्ड टीचर्स है, क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है, तो फिर चॉइस कहाँ रही? आप बताओ, फिर चॉइस है ही नहीं ना, आपके पास में रिसोर्स ही नहीं है उस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो नाम की चॉइस है। राइटर एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए उड़ीसा या वेस्ट बंगाल का राज्य है। अब वहां पे देखो कायदे से बच्चों को संथाली में सिखाया जाना चाहिए, ट्राइबल स्टूडेंट्स को, लेकिन संथाली टीचर अगर अवेलेबल ही नहीं है तो संथाली फिर चॉइस कैसे हुई? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बन गई ना। और देखो अगर उड़ीसा और बंगाल के स्टूडेंट्स को, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो संथाली बोलते हैं लेकिन उनको हिंदी में पढ़ाया जाता है या बंगाली में पढ़ाया जाता है या ओडिया में पढ़ाया जाता है, तो क्या वो ट्राइबल स्टूडेंट्स अच्छे से सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि देखो उन संथाली बोलने वाले स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा यार हम घर में तो संथाली बोलते हैं, स्कूल में हमें बंगाली, ओडिया या हिंदी में सिखाया जाता है, तो हमारी लैंग्वेज को तो मिटाया जा रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, उन्हें एंजाइटी डेवलप होगी, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा क्लास में, धीरे धीरे उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा, उनको क्लास में मज़े नहीं आएंगे, वो सीख नहीं पाएंगे, उनकी लर्निंग आउटकम खराब होगी, एकेडमिकली वो कमज़ोर रह जाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा हिंदी, ओडिया या बंगाली सिखाने का? आप उनको संथाली में सिखाओ ना, संथाली में सिखाओ। संथाली में सिखाओगे तब उनको फ़ायदा होगा, तब एकेडमिकली वो मजबूत होंगे, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अच्छा एंजाइटी नहीं होगी, उनकी लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगी, उनका ड्रॉप आउट रेट कम होगा, ज़्यादा अटेंडेंस होगी, ये सब फायदे होंगे। अच्छा राइटर एक और चीज़ बोलते हैं कि कई जगह पे ना मान लीजिए संथाली में भी उनको सिखा दिया जाता है, तो फिर ना उनके ऊपर बल्कि 4 लैंग्वेजेस का बर्डन आ जाता है। संथाली भी सीखें, हिंदी भी सीखें, ओडिया भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, ओडिया या फिर बंगाली भी सीखें, तो 4 लैंग्वेजेस कई बार उनको सीखनी पड़ती हैं। तो ये मॉडल खराब है, ये 4 लैंग्वेजेस का बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। तो राइटर ना यहाँ पे एक सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन उड़ीसा का है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम। अब इस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम में क्या होता है, ये उड़ीसा के ट्राइबल स्टूडेंट्स में शुरू किया गया। शुरुआत में देखो कुछ सालों तक, कुछ समय तक शुरुआत में संथाली, कुई या दूसरी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है ना उनमें सिखाया जाएगा, और धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज में, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा। अब शुरुआत में बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज में जब सीखेंगे ना, संथाली में, कुई में, तो फिर वही सारे फायदे होंगे जो मैंने आपको बताया, अटेंडेंस इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो ये मॉडल सबसे बेस्ट है कि शुरुआत में आप लोकल लैंग्वेज में सिखाओ, धीरे धीरे आप दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांजिशन करो। ये देखो एनसीईआरटी ने भी माना कि उड़ीसा में वो बच्चे जहां पे ये मॉडल ट्राई किया गया ना, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत में लोकल लैंग्वेज में, धीरे धीरे फिर ट्रांजिशन दूसरी लैंग्वेजेस में, तो ये मॉडल काफ़ी अच्छा सफल रहा है और इस मॉडल के बच्चों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है एज कंपेरिजन टू दूसरे स्टूडेंट्स। इसके बाद पॉइंट आता है, देखो इंडिया सिर्फ एक ऐसा देश नहीं है जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के इशू से जूझ रहा है, दूसरे भी देश हैं जैसे इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया में ना एक नेशनल इनकी लैंग्वेज है भाषा इंडोनेशिया, वो थोप दी गई पूरे देश पर, जबकि देखो पूरे देश में सिर्फ 10% लोगों की ये मदर टंग लैंग्वेज है भाषा इंडोनेशिया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि उड़ीसा में लर्निंग आउटकम काफ़ी कम हो गई। इंडोनेशिया में अलग अलग राज्यों में ना विरोध भी हुआ कि इस लैंग्वेज को क्यों इम्पोज किया जा रहा है। तो फिर देखो इंडोनेशिया ने भी सीखा कि यार एक इस लैंग्वेज को इम्पोज ना किया जाए पूरे देश पे,
तो इंडिया में भी देखो वही इशू है, इंडिया को भी ना फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता है, और जो लोकल लैंग्वेजेस है ना, जो मदर टंग लैंग्वेज है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है लर्निंग आउटकम इंप्रूव करने के लिए। और लोगों को ये लगना चाहिए कि हिंदी सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे तो फायदा होगा, इंपावरमेंट होगी। तो जब उन्हें ये एहसास होगा ना, फायदा होगा, तभी वो सीखेंगे। अदरवाइज तो उन्हें यही लगेगा कि हमारी आइडेंटिटी मिटाई जा रही है, इम्पोज किया जा रहा है हिंदी इंग्लिश को हमारे ऊपर। लास्ट में राइटर 4 स्ट्रेटजीज बताते हैं जो जरूरी हैं अगर हम लैंग्वेज क्वेश्चन को रीफ्रेम करना चाहते हैं, लैंग्वेज इम्पोजिशन से लैंग्वेज एम्पावरमेंट की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो ये 4 स्ट्रेटजीज हमें अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहली स्ट्रेटजी, लैंग्वेज कमेटी का गठन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे ना लैंग्वेजेस कमेटीज का गठन किया जाए, जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, लिंग्विस्टिक और लोकल लीडर्स हों। मतलब ऐसी कमेटीज बननी चाहिए जिसमें ये सारे लोग हों, टीचर्स, पेरेंट्स, लिंग्विस्टिक या फिर लोकल लीडर्स। ये बॉडीज क्या करें, अपने रीजन और अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से ना ये कमेटी डिसाइड करे कि कौन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन सी लैंग्वेजेस को शामिल करना है, कौन सी लैंग्वेजेस को शामिल नहीं करना है। दूसरी स्ट्रेटजी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो खुद कहती है कि शुरुआत में बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट होनी चाहिए होम लैंग्वेज से। मतलब घर में जो भाषा बच्चा बोलता है ना, तो उसी लैंग्वेज में बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाए। तो उड़ीसा का जो ये MLE प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ये बहुत ज़रूरी है अर्ली लिटरेसी के लिए। बाद में आप दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांजिशन कर दो। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो ये कहता है, वैसे तो आप बोलते हो हमें हमारे देश में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की आवश्यकता है, लेकिन ना गवर्नमेंट को मल्टीलिंगुअल टीचर भी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे टीचर्स रिक्रूट करने होंगे, ट्रेन करने होंगे जो कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकें। समझ रहे हो? तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा लास्ट पॉइंट। आप देखो अभी ना नंबर्स की बात करते हो कि इतने स्कूलों में हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर दिया, इतने स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेस आती हैं। राइटर बोलते हैं आप ना नंबर्स पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। अब ऐसी बात है, देखो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 लैंग्वेजेस अच्छी से आती हैं, या फिर 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको एक लैंग्वेज तो अच्छी से आती है, बाकी 2 थोड़ी थोड़ी से आती है। कौन सा सिनेरियो ज़्यादा सही है? पहला सिनेरियो ज़्यादा सही है राइटर के अनुसार। शैलो लर्निंग नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें, वो काम आए लैंग्वेज। तो ये 4 स्ट्रेटजीज अपनाने की आवश्यकता है, तभी हम लैंग्वेज को एम्पावरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो इम्पोजिशन का जो इशू है वही हावी रहेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, USA के द्वारा रेसिस्टेंट फ्रंट ग्रुप को टेरर ग्रुप के तौर पे डेजिग्नेट करने से संबंधित है। आप सिलेबस में ना GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? द रेसिस्टेंस फ्रंट ग्रुप है जो पहलगाम अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस टेरर ग्रुप को ना USA ने इस टेरर ग्रुप को ना फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप में डाल दिया है। अब देखो US स्टेट डिपार्टमेंट ना उन ग्रुप्स को इस लिस्ट में डालता है जो देखो टेरर के एक्ट में इन्वॉल्व हो, जो US नेशनल्स या फिर अलाइज के अगेंस्ट चुनौती हो यानी थ्रेट हो, और जो ग्लोबल पीस को डिस्टर्ब करें। ऐसे ग्रुप्स को USA जो है वो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में डालता है। देखो इसका मतलब ये है USA ने ना पहलगाम टेरर अटैक को काफ़ी सीवियर माना है। तो USA ने जब द रेसिस्टेंस ग्रुप को इस फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में डाला, तो भारत की भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला कि ये टाइमली और इम्पोर्टेंट स्टेप है, और ये इंडिया के लिए देखो एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है। लेकिन राइटर बोलते हैं आप ना इस इशू की गहराई समझिए। गहराई ये है, USA ने भी अब ऑफिशियली मान लिया है कि ये जो द रेसिस्टेंस ग्रुप है ना, ये लश्कर-ए-तोयबा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोक्सी है। इसका मतलब द रेसिस्टेंस ग्रुप सिर्फ एक दिखाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, असली कंट्रोल इस ऑर्गेनाइजेशन का लश्कर-ए-तोयबा के पास में है। पाकिस्तान ने ना लश्कर-ए-तोयबा ऑर्गेनाइजेशन को, जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको 2001 में FTO की लिस्ट में डाला था। और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि लश्कर-ए-तोयबा अब काम नहीं करती, ये डिफंक्ट हो चुकी है यानी मर चुकी है, ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन अब USA ने इसकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को, लश्कर-ए-तोयबा की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को द रेसिस्टेंस ग्रुप को भी डाल दिया है
फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में। और देखो पाकिस्तान जो ये क्लेम करता है ना लश्कर तोयबा ऑर्गेनाइजेशन मर चुकी है, ये सब झूठ है। ये प्रोक्सी वारफेयर का एक हिस्सा होता है कि जब जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर विवाद बढ़ जाए तो फिर नए नाम से नई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दो, लेकिन काम वही चलता रहे। वही पाकिस्तान ने किया, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, FATF की फॉरेन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान पे आरोप लगे थे कि उन्होंने लश्कर तोयबा को शरण दी है। तो पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा दिया और नए नाम से नई ऑर्गेनाइजेशन खुलवा दी, ताकि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया जा सके। इसके बाद राइटर बोलते हैं, आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। कुछ समय पहले ना जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था ना, उसके बाद UNSC में ना पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया गया, लेकिन कंडेम जब किया गया ना उसमें TRF का नाम नहीं था। सिक्योरिटी काउंसिल में जब रेजोल्यूशन पास हुआ पहलगाम टेरर अटैक से संबंधित, तो उसमें TRF का नाम था ही नहीं। पाकिस्तान के कहने पर ऐसा हुआ था। तब देखो सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी सदस्यों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ TRF का नाम मत इंक्लूड करो रेजोल्यूशन में। तो उस समय ये इंडिया के लिए ना एक सेटबैक था कि यार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पहलगाम टेरर अटैक से संबंधित रेजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन TRF का नाम ही नहीं है। लेकिन अब USA ने स्पेशली TRF को FTO की लिस्ट में डाला है, तो ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक जीत है। इससे देखो फायदा ये होगा, UNSC की जो 1267 सैंक्शन कमेटी है ना, जो टेररिज्म से जुड़े लोगों पे प्रतिबंध लगाती है, तो इस सैंक्शन कमेटी में इंडिया का जो केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। ये जो कमेटी है ना UNSC 1267, ये टेरर ग्रुप्स को सैंक्शन लिस्ट में डालती है। तो फिर इससे जुड़े जो लोग होते हैं, ग्रुप से जुड़े लोग, उन पे ट्रैवल बैन, उनके एसेट फ्रीज कर ली जाती है, उनको आर्म्स नहीं मिल सकते, ऐसी रोक लगा दी जाती है। इसके बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ना USA का जो स्टैंड है ना, वो डबल स्टैंडर्ड USA ने शो किया है। कभी ये USA वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को लंच पे बुला देते हैं, कभी इंडिया का साथ दे देते हैं, कभी पाकिस्तान का साथ दे देते हैं। बार बार ये क्लेम करते हैं हमने न्यूक्लियर वार रुकवाया इन दो देशों के बीच में। देखो इंडिया और पाकिस्तान को मोरली इक्वल मापना ये USA की एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक में ना शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने टेररिज्म को सपोर्ट किया, उसकी बदौलत ये टेरर अटैक हुआ था और उसकी बदौलत ये टेंशन्स क्रिएट हुई थी। तो इसे युद्ध का नाम नहीं दिया जा सकता। इंडिया ने सिर्फ रिप्लाई किया था टेररिज्म का, लेकिन USA कई बार ना दोनों को साधने की कोशिश करता है, दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो USA पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इंडिया चाहता है कि अगर वर्ल्ड चर्चा करे तो पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म स्पॉन्सर किया जाता है, टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है, तो वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड के देश उस पर चर्चा करें। लेकिन USA कई बार फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स पे चर्चा करने लगता है, जिससे इंडिया नाराज हो जाता है कि भैया युद्ध थोड़ी ना था, ये हमने सिर्फ रिप्लाई किया था, इशू तो असली टेररिज्म है। लेकिन टेररिज्म को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती वर्ल्ड मीडिया के द्वारा और इवन USA के द्वारा भी कई बार। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो टेरर के खिलाफ रियल फाइट है यहाँ पे, और पाकिस्तान का जो सपोर्ट सिस्टम है टेररिज्म के लिए वो हमें तोड़ना है। तो ये जो लिस्टिंग हो गई, सैंक्शन हो गए, ये सिर्फ सिंबॉलिक स्टेप होते हैं। अगर देखो पाकिस्तान की सोइल से, पाकिस्तान की मिट्टी से हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है ना, हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई लड़नी होगी। चलो ये तो एक फ्रंट है, डिप्लोमेटिक फ्रंट एक फ्रंट है। इसके अलावा देखो हमें लीगल एफर्ट्स भी लगाने चाहिए। लीगल एफर्ट्स जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले, ये हमें प्रयास करना होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस जाना चाहिए, इंटरपोल जैसी संस्थाएं, उनकी हेल्प इंडिया को लेनी चाहिए। तो यहाँ ये है लीगल एफर्ट। फिर है पब्लिक नरेटिव। पब्लिक नरेटिव मतलब वर्ल्ड मीडिया क्या सोचता है, वर्ल्ड के लोग क्या सोचते हैं, ये भी मैटर करता है। यहाँ पे भी इंडिया को प्रयास करने चाहिए, यहाँ पे इंडिया के प्रयास वीक हैं। चौथे नंबर पे है मिलिट्री डेटरेंस। मिलिट्री डेटरेंस मतलब जैसे अब इंडिया ने किया, पाकिस्तान, भारत के प्रधानमंत्री ने बोल दिया अगर कोई भी टेररिज्म का एक्ट होगा तो उसका जवाब इंडिया मिलिट्रीली देगा, मिसाइल वगैरह दाग के देगा। तो इससे पाकिस्तान में भी डर पैदा होगा कि हमने टेरर अटैक करवाए तो फिर उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा।
सीधा हमारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे हमला होगा, तो ऐसा डर इंडिया को पैदा करना होगा। तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई देखो एक प्लेटफॉर्म से, यानी सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट लगा के नहीं लड़ी जा सकती, मल्टीपल फ्रंट्स पे हमें लड़ाई लड़नी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। आपको देखो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अटेम्प्ट करना है। 250 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।